आज हम जानेंगे कि उनकी सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, एक प्रोड्यूसर की लाइफ में फिक्स इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और दूसरा क्या है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है। ठीक है, बाकी ये जो हमारे चैनल पे ये जो वीडियो है आपको हिंदी मीडियम के लिए अलग मिलेगी, यही वीडियो हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं उसे। बाकी हम बताते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर ने फिक्स इन्वेस्टमेंट किया है अपनी, ठीक है, क्या करा है उसने, मशीनें खरीद ली, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। प्लांट और मशीनरीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है फिक्स इन्वेस्टमेंट के, कि उसने क्या करा, उनका एक बार उसको परचेज करा और उसका लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाला है। ठीक है, उसको क्या करेगा, वो लॉन्ग टर्म तक यानी लंबे समय तक उसका यूज करने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे बोले सिग्निफिकेंस क्या होते हैं या इंपॉर्टेंस क्या होते हैं या बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है, आप किसी भी वे में इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। रेज यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, तो यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि ये क्या है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाती है, यानी कि उत्पादन की कैपेसिटी यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। हम पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, जितने मशीनें आपके पास ज़्यादा होंगी, ठीक है, मान लेते हैं 10 लोगों का हम एक मशीन कर सकती है, तो जाहिर सी बात है जितनी मशीनें आपके पास ज़्यादा होंगी उतना ही आओगे, यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट आपका जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कैपेसिटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन की हाई हो जाएगी, रेज हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा चीज़ है फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। और जितना आपके पास फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड ज्यादा हो गया, फिक्स इन्वेस्टमेंट को आप लीड करोगे, फिक्स इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा होगा आपका, उतना ही आपकी लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, उतना ही आपका लेवल भी इकोनॉमी में आउटपुट का ज्यादा होगा। आपके कंट्री या आपकी इकोनॉमी क्या करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी। यानी जितना आपकी इकोनॉमी में या जितना आपके देश में जितना प्रोडक्शन होगा, दूसरे देश में इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास ज़्यादा होता है, अगर आपके पास मशीनें अच्छी होती हैं, अच्छी क्वालिटी की मशीनें होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो टेक्नोलॉजी उनके पास काफ़ी अच्छी है, ठीक है, इसलिए बेस्ट है, इसलिए वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, और हम अनडेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री हैं। यानी हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को आप क्या कर रहे हैं, एडोप्ट कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, तो इसलिए हम डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी हम धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में आउटपुट जो लेवल होगा, इसका आउटपुट इन द इकोनॉमी का मतलब जो प्रोडक्शन का जो लेवल होगा इकोनॉमी में, वो कैसा होगा, हाई होगा वो। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरी चीज है हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स, इसका मतलब हायर लेवल ऑफ आउटपुट जब ज्यादा होगा, हायर लेवल ऑफ यानी हायर लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना आपका हायर लेवल होगा किसका, आउटपुट का, जितना आउटपुट का लेवल ज्यादा होगा उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। यानी आपकी इकोनॉमी को क्या माना जाएगा कि आपकी इकोनॉमी बूम कर रही है। ठीक है, आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, जितना प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा होगा, जितने प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, उतने लोगों को यानी कि वहाँ पे ज़्यादा लोगों को काम मिल पाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो लेवल होगा बहुत ही कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल यानी कि लोगों को, इसका मतलब कम से कम लोगों को बेरोजगार रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हर एक देश में जो लेवल ऑफ आउटपुट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, वो किसमें मेजर की जाती है, जीडीपी ग्रोथ। यानी हर एक देश की इकोनॉमी अपने ग्रोथ को किससे मेजर करती है, उसके जीडीपी से। यानी हम कहते हैं ना हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, हमारे देश की, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ मीन जीडीपी ग्रोथ, यानी हर पॉपुलर नोन एज द जीडीपी ग्रोथ। तो यहाँ पे लिखा हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना, जो कि पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ, जो कि जीडीपी ग्रोथ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो क्या क्या चीज था, फिक्स इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई हो जाएगी, फिक्स इन्वेस्टमेंट से हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में ज़्यादा होगा, और हायर लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स आउटपुट का मतलब ये होता है कि हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाएगा, जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जान ली, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद हम
क्या जानने वाले हैं, उसके बाद हम जानने वाले हैं कि एक प्रोड्यूसर के लिए फिक्स इन्वेंट्री क्यों होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब हम जानेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री आपको पता है रॉ मटेरियल को बताया गया है, या मान लेते हैं एक प्रोड्यूसर के पास जो भी स्टॉक होता है किसी भी फॉर्म में होता है वो उसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेंट्री स्टॉक होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि अब एक प्रोड्यूसर को फिक्स इन्वेस्टमेंट उसके जरूरी है, लेकिन इन्वेंट्री भी उसके लिए अलग क्या इंपॉर्टेंस रखती है, सिग्निफिकेंस रखती है। ठीक है, इट एंश्योर अनट्रप्ट सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू बी प्रोड्यूसर। इंटरप्ट का मतलब होता है कि उसे उस इंटरप्ट सप्लाई का मतलब होता है ये उसे रेगुलर सप्लाई मिलती रहती है। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा तो आप सप्लाई भी कंटिन्यूटी करोगे। जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट जो आपको कॉन्टैक्ट देंगे यानी बनाने के लिए, मान लो मैं मार्कर बनाता हूँ, ठीक है, तो लोग जितना मेरे पास रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा उतना कॉन्टैक्ट भी मेरे ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट एंश्योर, ये क्या करता है? श्योर करता है किसको? अनसर्टेनिटी सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, कि रॉ मटेरियल से मिलता, जितना प्रोड्यूसर पर रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा उतनी ही उसे कंटिन्यूटी किसकी होगी? कंटिन्यूटी सप्लाई। ठीक है, इतनी इसका मतलब यहाँ पे अनटरप्टेड सप्लाई का मतलब होता है कि आप सप्लाई कंटिन्यूटी दे पाओगे, मार्केट में ज़्यादा लोगों को सप्लाई आसानी से पहुंचा पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? वो किसके कारण होता है? वो होता है इनपुट के कारण। ठीक है, जितना रॉ मटेरियल आपके पास ज़्यादा होगा उतना ही आप टाइम पे सप्लाई आसानी से कर पाओगे। जितने लोगों से आपने कॉन्टैक्ट लिया होगा, जितने लोगों को आपने क्या है कॉन्टैक्ट ले रखा होगा जिसका, वो टाइम पे आप दे पाओगे और उससे लगातार आप और ज़्यादा जब आप टाइम पे उनको दोगे तो और मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्टर वो आपसे ही पसंद करेंगे लेना। ठीक है, और किसी के पास से वो सामान लेना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसके कारण हुआ कि आपके पास रॉ मटेरियल काफ़ी था। ठीक है, दूसरी चीज़ है विद एनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एनफ स्टॉक का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास इतना स्टॉक है कि कितने भी कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आ जाएं और आप क्या बोलो कि मेरे पास तो है ये, ठीक है, मैं आपका जो माल है वो बना के आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है कि आप क्या हो जाओगे? श्योर हो जाओगे और आपको बेनिफिट होगा। और इसका डिसएडवांटेज किसको मिलेगा? जितने प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा। तो दूसरी एडवांटेज आपके लिए विद एनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम मार्केट। और डे टू डे उसे क्या करना पड़ेगा? मार्केट से चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, स्टॉक उसके पास होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरी चीज़ उसके पास क्या होगा? उसके पास ये होने वाला है अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट। वो जितनी में मार्केट में अनसर्टेनिटी है, जैसे कि प्राइस का फ्लक्चुएशन, प्राइस का मतलब कभी चीज़ें प्राइस क्या हो जाता है रॉ मटेरियल का, कभी चीज़ें हायर हो जाता है प्राइस, कभी डाउन हो जाता है, कभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कभी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, तो महंगा होने पर तो उसे लॉस होगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो इस तरह के अनसर्टेनिटी से भी वो क्या कर सकता है? अपने आप को अवॉइड रख सकता है, बच सकता है। ठीक है, तो उसने कहा अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट रिलेटिंग टू प्राइस एंड एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हो सकता है उसे प्राइस के अलावा रॉ मटेरियल आप अवेलेबल ना मिले। ठीक है, तो वो क्या कर पाएगा? उसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि जितने कॉन्ट्रैक्टर आपके पास, अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आएंगे और अगर उनको टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो इन फ्यूचर वो आपसे सामान खरीदना भी बंद कर देंगे, यानी गुड्स को आपसे परचेस करना पसंद नहीं करेंगे। तो तीन चीज़ें, ठीक है, समझ में आ गया? तो आपके पास इन्वेंट्री क्यों होनी चाहिए? इससे आपका अनट्रप्ट सप्लाई का मतलब आपको रेगुलर सप्लाई आप दे पाते हो। ठीक है, एक एडवांटेज आप मिलता है। विद एनएफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास जितना एनएफ स्टॉक होगा तो आप क्या डे टू डे आपको मार्केट से परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो इससे अनसर्टेनिटी मार्केट अनसर्टेनिटी यानी प्राइस का फ्लक्चुएशन को आप बच पाओगे। जो रॉ मटेरियल आपके पास अगर अवेलेबल होगा तो आप रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी से बच पाओगे। हो सकता है आपको टाइम पे मिले या ना मिले। ठीक है, तो ये तो था आपका सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखना, तो इस कंडीशन में जब आपके पास क्या है इस तरह का, अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, एक चीज ये दो पॉइंट क्या है उनसे पॉइंट से बताने से पहले एक चीज सुनना। देखो, अगर आपके पास रॉ मटेरियल होता है, प्रोड्यूसर पास होता है, तो उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, कि वो क्या करते हैं,
और कॉन्ट्रैक्टर भी आपके साथ जुड़ने लगते हैं और उसको दूसरे प्रोड्यूसर जो है मार्केट में उनको लॉस फेस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होता है तो आपको लॉस भी फेस करना पड़ जाता है, ठीक है। अब ध्यान समझना, दो तरह की जो हमारे पास दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक होता है डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक, दूसरा होता है अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर को हम प्लान इन्वेंट्री कह सकते हैं, डिजायर का मतलब जो हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है, इन्वेंट्री प्लान इन्वेंट्री स्टॉक, और अनडिजायर को अनप्लान भी कहा जा सकता है, अनप्लान स्टॉक, ठीक है। डिजायर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये था, डिजायर इन्वेंट्री का मतलब ये था कि हमें आपको पहले से श्योरिटी है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, तो आप क्या करोगे, और रॉ मटेरियल दबा के अपने पास रख लोगे स्टॉक, या बहुत सारा रॉ मटेरियल या जो भी आपके पास जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो क्या कर लोगे, पहले से अपने पास स्टॉक करके रखोगे, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी डिमांड बढ़ेगी और आपको लगता है प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो क्या कहलाएगा आपका प्लान्ड इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, एक तरह से आपने पहले ही से अंदाजा लगा लिया, आपको क्या था कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है और बहुत ज़्यादा बिकेगा, हम इसका स्टॉक रख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये सेलो मार्कर है, ठीक है। अब सेलो मार्कर में क्या है कि लोग इसका मार्केट में डिमांड तो थी, लेकिन इसकी अलावा एक मार्केट में और इसी के टक्कर में एक ऑप्शन और आ गया, तो लोगों ने उसे खरीदना बेटर समझा, ठीक है, क्योंकि वो प्राइस में थोड़ा सस्ता भी था, अच्छी क्वालिटी का था। तो आपका स्टॉक किस में बदल जाएगा, जो आपका स्टॉक था वो अनप्लान्ड में चला जाएगा, ठीक है, यानी आपने सही तरह से उसके बारे में नहीं सोचा, तो आपका जो आपने प्रॉफिट सोचा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस में, ठीक है। तो ये किसको लीड करता है, ये प्रॉफिट को लीड करता है और ये लॉस को लीड करता है, ठीक है। देख लेते हैं, दिस इज मेंटेन बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड, ठीक है। मीट द फ्यूचर डिमांड का मतलब ये फ्यूचर डिमांड के लिए किया जाता है। प्लान दूसरा क्या है, प्लान इन्वेंट्री स्टॉक लीड टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के बारे में को लीड करता है, प्रॉफिट के बारे में बताता है। इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो, इट रेज बिकॉज डिमांड फॉर प्रोडक्ट टर्न आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। टर्न आउट का मतलब उसने सोचा था वो टर्न आउट हो गया, उसमें कन्वर्ट हो गया किसमें, लोअर देन एक्सपेक्टेड। उसने सोचा था कि ज़्यादा मेरा माल बिकेगा, लेकिन टर्न आउट का मतलब उसका जस्ट अपोजिट हो गया, जो उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, ठीक है। और अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक लीड टू लॉस, और यही वजह है कि वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जिसमें आपको दो तरह के और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, ओके बाय।